हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य को। और ये भी आपका क्या है, मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। हालांकि ये पार्ट तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी है, क्योंकि हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसको पढ़ते हैं। लेकिन इसका थोड़ा बहुत कनेक्शन जो है वो मुगलों से रहता है। और मुगल आपके क्या हैं, मिडाइवल हिस्ट्री के हैं, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के हैं। तो इसीलिए हम इसको आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो क्या सर इसको आधुनिक भारत में नहीं पढ़ाएंगे आप? बिल्कुल पढ़ाएंगे। इसका यहाँ से हम आज शुरुआत करते हैं और इसका जो एंड होगा वो आधुनिक भारत में ही होगा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ेंगे। तो वहाँ पे इसकी कंप्लीट हम वीडियो पढ़ेंगे, कंप्लीट क्लास पढ़ेंगे। यहाँ से हम इसका शुरुआत करते हैं कि बेसिक क्या था, मराठा साम्राज्य आखिर था क्या, वो चीज़ आज हम समझेंगे। तो मराठा साम्राज्य बहुत ही एक महान साम्राज्य था। और मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो मुगल थे, मुगल के बाद में अगर कोई ऐसी शक्ति आने वाली थी जो कि पूरे भारत पे रूल करने वाली थी, तो वो मराठा ही थी। लेकिन कुछ आपसी क्लेश की वजह से, आपसी संघर्ष की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है और वो आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। तो ये चीज़ हो नहीं पाती है। फिलहाल तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो की नोटिफिकेशन भी मतलब क्या है, ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं क्या है मराठा साम्राज्य। तो सबसे पहले देखते हैं ये आया कहाँ से था, ये मराठा आखिर थे क्या। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपके लिए लिख के लाया हूँ। क्या ये जो मराठा थे ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। किस वंश से इनका संबंध था? सिसोदिया वंश, जो आपने पढ़ा होगा शायद, सिसोदिया वंश, उस वंश से इनका क्या था, कनेक्शन था। तो आप लोग जानते होंगे सिसोदिया वंश के बारे में। जो महाराणा प्रताप का वंश था वही वंश आपका इनका था, उसी से ये क्या थे, संबंध रखते थे। और सिसोदिया वंश के दो व्यक्ति थे जिनका नाम था सुज्जन सिंह और सुजान सिंह। क्या नाम था? सुज्जन सिंह और सुजान सिंह, ये दो व्यक्ति थे। इन्हीं के मतलब ये जो व्यक्ति थे, ये जो दो व्यक्ति थे आपके, ये सुज्जन सिंह और सुजान सिंह, ये तो सिसोदिया वंश के थे। और इन्हीं के एक व्यक्ति थे, इन्हीं से क्या है, जैसे कि मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति आते हैं मालो जी, जो कि शिवाजी के दादाजी होते हैं। हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है, देखिए, शिवाजी के बारे में पढ़ना है। एक्चुअल में हमको क्या पढ़ना है, शिवाजी के बारे में पढ़ना है। और शिवाजी जो हैं, आप लोग जानते हैं शिवाजी को, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। तो एक्चुअल में हमको शिवाजी को पढ़ना है। तो शिवाजी को पढ़ने से पहले उनका पीछे का तो जानना ही पड़ेगा कि कौन क्या था। तो देखिए जो मालो जी थे, कौन थे? मालो जी। तो ये जो मालो जी थे ये शिवाजी के दादाजी थे। और शिवाजी के जो पिताजी थे वो आपके कौन थे? शाहजी भोंसले, जो कि शिवाजी के पिता थे। अब जो शिवाजी के पिता थे, इनकी दो पत्नियां थीं। कितनी पत्नियां थीं दोस्तों? दो पत्नियां थीं। और ये जो दो पत्नियां थीं इनकी, तो इनमें से कौन कौन सी इनकी पत्नियां थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आपकी क्या थी, जीजाबाई। आप लोग जानते होंगे कि शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और पिता का नाम शाहजी भोंसले था। तो इनकी जो माता थी वो जीजाबाई थी, किनकी? शिवाजी की। लेकिन जो शाहजी भोंसले हैं, जो कि शिवाजी के पिता हैं, उनकी दो पत्नियां थी, एक जीजाबाई और एक आपकी कौन सी थी? तुकाबाई। अब जो शिवाजी थे वो आपके जीजाबाई के पुत्र आपके कौन थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जिनको कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि आपके इनके पुत्र थे। और जो आपके तुकाबाई हैं, इनके जो पुत्र थे वो आपके कौन थे? एकोजी। कौन थे? एकोजी राजे थे। क्या नाम है उनका? एकोजी राजे। ये किसके पुत्र हैं? तुकाबाई के। तो ये क्या है, शिवाजी मतलब कौन थे, शिवाजी किसके बेटे थे? तो शिवाजी के माता पिता कौन थे? शिवाजी के माता पिता आपके कौन थे? शाहजी भोंसले पिता थे और माता आपकी जीजाबाई थी। आगे बढ़िए और आगे दिखाते हैं आप लोगों को शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी हैं, इनका थोड़ा और परिचय जानते हैं, क्योंकि अभी ये कंप्लीट परिचय नहीं हुआ है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का परिचय काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़े एक योद्धा थे। शिवाजी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो कहाँ पे हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 20 अप्रैल 1627 को शिवनेरी के दुर्ग में। और पूना के निकट ये है। कहाँ पे है ये दुर्ग? पूना के निकट है। तो वहाँ इनका जन्म होता है। अब इनके संरक्षक एवं गुरु कौन थे, इस पर मुझे कलर करने का कोई भी ध्यान नहीं रहा है। वैसे मैंने इसको कलर करने का आइडिया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं रहा है, तो वो कोई बात नहीं है। संरक्षक इनके कौन थे? संरक्षक और गुरु, तो वो उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव एक व्यक्ति होते हैं जो इनके संरक्षक भी होते हैं और इनके गुरु भी होते हैं। अब
इस दादाजी नाम से ये आइडिया मत लगाना कि ये इनके दादाजी थे। दादाजी तो आपके कौन थे, इनके मालो जी थे। कौन थे? मालो जी इनके जो थे वो दादाजी थे। तो ये जो हैं ये इनके संरक्षक हैं और गुरु भी हैं। आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो इनके आध्यात्मिक गुरु जो अगर हैं तो वो आपके कौन है? रामदास हैं, जिनको समर्थ रामदास बोला जाता था। क्या बोला जाता था? समर्थ रामदास। इनका नाम क्या है? रामदास। और इनके समकालीन कुछ प्रमुख संत हैं, जैसे कि आपके रामदास हैं, एक तो यही इनके समकालीन हैं, लेकिन कुछ और संत हैं जो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। किस चीज़ में? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन जो चलता है उसमें बहुत अच्छा रोल निभाते हैं ये लोग। तो वो कौन कौन से थे, एक एक करके आप लोग देख लीजिए। एक तो आपके रामदास थे, दूसरे आपके कौन थे? तुकाराम थे, और तीसरे आपके कौन थे? एकनाथ थे, और चौथे आपके कौन थे? वामन पंडित थे। तो ये लोग आपके क्या थे? इनके क्या थे? समकालीन संत थे। किनके? छत्रपति शिवाजी के। अब शिवाजी की पत्नियों के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने शिवाजी के पिता की पत्नियां देखी थी तो उनकी तो 2 थीं, तो शिवाजी की पत्नियां आप देख लीजिए। देखिए शिवाजी की जो पत्नी थी उनका नाम था साईबाई निवालकर। क्या नाम था? साईबाई निवालकर। अगर साईबाई भी मिल जाए लिखा तो समझ लेना ये शिवाजी की पत्नी की बात हो रही है, और साईबाई निवालकर मिले तो भी आप समझना कि शिवाजी की पत्नी की ही बात हो रही है। और एक जो इनकी थी पत्नी, उनका नाम क्या था? सोयराबाई। एक इनकी पत्नी थी, क्या नाम था? सोयराबाई। तो ये शिवाजी की पत्नियां हैं। और एक पत्नी थी जिनका नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई। तो ये इनकी 3 पत्नियां थीं। अब देखते हैं आगे क्या इनके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए आगे क्या है, शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक जब ये मतलब एक तरीके से किंग बनते हैं, राजा बनते हैं, शासक बनते हैं, तो वो कब होता है? इनके 2 राज्याभिषेक होते हैं। 2 राज्याभिषेक 1674 में होते हैं। 2 बार इनका राज्याभिषेक होता है। तो 2 बार कहाँ पे होता है? ये रायगढ़ में होता है। और रायगढ़ में कौन कौन कराता है? देखिए एक तो आपके कराते हैं गंगा भट्ट, गंगा भट्ट कराते हैं एक, और एक जो कराते हैं वो निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा होता है। कौन होते हैं? निश्चलपुरी गोस्वामी, तो उनके द्वारा होता है। एक आपका गंगा भट्ट द्वारा होता है। और ये कहाँ पे होता है? रायगढ़ में होता है। ये बहुत पूछा जाता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, तो रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का जो जन्म हुआ था, मतलब कब हुआ था ये राज्याभिषेक? 1674 में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में। कौन संत थे इनके? तो रामदास, तुकाराम, एकनाथ, वामन पंडित। और ये जो तुकाराम है ये क्वेश्चन पूछा गया था पीईटी में, जिसको मतलब मुझे इसके क्वेश्चन के बारे में आइडिया ही नहीं था कि ये तुकाराम कौन है। मैंने तुक्के में ही इनको क्या लगा दिया था, आंसर कर दिया था, और तुक्के में वो तुकाराम फिट बैठ गए। मतलब तुक्के से भी तुकाराम हो गए और आंसर का मतलब सही जवाब हो गया। तो ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये जो शिवाजी थे, मतलब शिवाजी का जो राज्याभिषेक तो हुआ ही था। अब ये शिवाजी जो हैं इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेवी इनको कहा जाता है। और जो इनकी नेवी थी उसमें जो लीडर था वो दरिया सारंग था। क्या नाम था उसका? दरिया सारंग उसका लीडर था। कौन था? दरिया सारंग। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि दरिया सारंग कौन था? ये शिवाजी का एक मतलब सेनापति था। कौन सी सेनापति? जो इंडियन नेवी है, नेवी जो थी, नेवी के आपके ये जनक हैं, तो उसका सेनापति कौन था? यही था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिवाजी के प्रमुख अभियानों के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े हैं? देखिए इनके प्रमुख युद्धों के बारे में जानते हैं। 1674 में इन्होंने क्या किया? इनका प्रथम अभियान था तोरण का अभियान। कौन सा अभियान था? तोरण का। तो तोरण का किला इन्होंने अपने अधीन किया। प्रथम अभियान क्या था इनका? तोरण का किला अपने अधीन किया। और ये जो तोरण का किला था ये इनायत खां के पास था, तो इनायत खां से इन्होंने छीना था। और ये जो तोरण का किला था ये कहाँ पे था? रोहितेश्वर दुर्ग में था। कहाँ पे था? रोहितेश्वर दुर्ग, जिसको रोहितेश्वर दुर्ग भी बोल सकते हैं इस तोरण के किले को, और रोहितेश्वर दुर्ग भी बोल सकते हैं इस तोरण के किले को। तो सही क्या है? मतलब ये पहला इनका अभियान है। और जो सेकेंड अभियान है वो आपका 1647 में ये करते हैं। और 1647 में इन्होंने क्या किया? सिंहगढ़ का किला अपने अधीन कर लिया। अधीन कर लिया, जीता नहीं, मतलब ये इनके अंडर में आ गया। मतलब ये किंग अपने कहीं के थे लेकिन ये इनके अधीन में काम कर रहा था। अब क्या हुआ? 1656 में इन्होंने क्या किया? 1656 में इन्हें रायगढ़ जो थी, जो जहाँ पे इनका राज्याभिषेक होता है, तो रायगढ़ को इन्होंने जो राजधानी बनाया था वो कब बना लिया था? 1656 में इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया था।
किसने? शिवाजी जी ने। देखिए क्रम से देखते रहे ना आप लोग। 1644 में तोरण का अभियान, 1643 में सिंहगढ़ का अभियान, और 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया। 1659 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट घटना इनके काल में घटती है, क्या है? प्रतापगढ़ का किला जीता इन्होंने। 1659 में इन्होंने क्या किया? प्रतापगढ़ का किला जीता। और प्रतापगढ़ का जो किला जीता तो इस समय क्या हुआ, कीर्तन जी भास्कर जो थे, कहाँ पे थे? इस प्रतापगढ़ में ही थे। कीर्तन जी भास्कर ने क्या किया? अफजल खां को शिवाजी के पास दूत बनाकर भेजा। अफजल खां का नाम सुना होगा आपने, जो एक तरीके से शिवाजी को मारने के लिए आते हैं, और शिवाजी क्या है, उल्टा ही इनको मार देते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ कैसे ये मारते हैं। तो इन्होंने अफजल खां को भेजा शिवाजी के पास, तो शिवाजी ने क्या कर दी थी? 1659 में अफजल खां की हत्या कर दी थी। हुआ क्या था, शिवाजी से ये मिलने गए थे, कौन? अफजल खां। लेकिन शिवाजी को थोड़ा डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चाल चले, और होता ऐसा ही है। तो शिवाजी भी अपने हाथों में एक नाखून पहना करते थे, बहुत बड़ा नाखून था तो उसको पहना करते थे, नाखून पहनते थे पूरे के पूरे पंजे में। और जो अफजल खां था ये अपने कमर में मतलब क्या है, चाकू लेके जाता है, और गले जब मिलता है तो शिवाजी की पीठ पे खंजर मारता है, लेकिन शिवाजी को शक हो जाता है। तो ये पहले ही शिवाजी इसके पेट में वो अपना हाथ घुसेड़ देते हैं और उसका पूरा पेट फाड़ देते हैं, और वो उसकी क्या कर देते हैं, एक तरीके से हत्या कर देते हैं पेट फाड़ के। तो ये होता है आपका अफजल खां की हत्या कर देते हैं। 1664 में क्या इसने किया? सूरत को लूटा। शिवाजी ने 1664 में क्या किया? सूरत को लूटा था। सूरत जो आपका गुजरात में पड़ता है ना, उसको लूटा था। उसमें लूट की थी, मतलब एक तरीके से उसको जीता नहीं था। 1665 में इन्होंने क्या किया? जो आपका क्या है, आपने सुनी होगी पुरंदर की संधि होती है एक, तो पुरंदर की संधि इनके बीच होती है। किनके बीच ये पुरंदर की संधि क्यों होती है? शिवाजी हार जाते हैं, एक युद्ध होता है, तो शिवाजी उस युद्ध में 1665 में हार जाते हैं। और ये युद्ध किससे होता है? औरंगजेब से होता है। और औरंगजेब की तरफ से ये कौन लड़ रहा होता है? मिर्जा आपके जयसिंह होते हैं, और शिवाजी के बीच में ये युद्ध होता है। तो इनके बीच में ये क्या होती है? पुरंदर की संधि होती है। अब इसमें देखिए, जब ये शिवाजी के साथ युद्ध होता है तो शिवाजी क्या होते हैं? हार जाते हैं इस युद्ध को। अब जो हार जाते हैं तो शिवाजी को क्या करना पड़ता है? 5 लाख हूण वार्षिक देने पड़ते हैं। हर साल इनको 5 लाख हूण देने पड़ते हैं। किसको? औरंगजेब को। एक तरीके से मुगलों को इनको देना पड़ता है। तो मुगलों को इन्हें देना पड़ता है क्या? 5 लाख हूण वार्षिक देने पड़ते हैं। और दूसरा इनको क्या करना पड़ता है? 35 में से 23 किले इन्होंने मुगलों को दे दिए थे, क्योंकि ये हार गए थे। और जब हार जाता है कोई व्यक्ति तो उसमें जो भी संधि होती है, जो भी बातें होती हैं, जो भी समझौता होता है, तो उसमें जो भी बात होती है वो हार वाले, जो हारता है उसको माननी पड़ती है, क्योंकि वो हारा है, उसको माननी पड़ती है। तो ये 35 में से 23 किले इनको देने पड़े थे। और क्या इनको देना पड़ा था? जो संभाजी थे, संभाजी को 5000 का मनसब भी बनाया था। क्या था? संभाजी को 5000 का मनसब भी बनाया था। और संभाजी कौन है? ये शिवाजी के बेटे हैं। इनको 5000 का मनसब तो बना दिया था, लेकिन इनसे क्या था? 23 किले ले लिए थे, और 5 लाख हूण वार्षिक इनको देने पड़ते थे। और बीजापुर के खिलाफ इन्होंने क्या कहा? अगर हम बीजापुर के खिलाफ युद्ध करेंगे, औरंगजेब ने कहा कि अगर मैं बीजापुर के खिलाफ कोई भी युद्ध करता हूं तो आप लोगों को मेरे साथ में रहना होगा, आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, तब जाके हम बीजापुर आपके क्या है, एक तरीके से युद्ध करेंगे, तो आपको मेरे साथ रहना होगा। तो ये सारी बातें हुई कि आपको मेरा साथ देना होगा, आपको ये करना होगा, आप ये करो। तो ऐसे जब हार जाता है व्यक्ति तो उसको कुछ ना कुछ मतलब दबना ही पड़ता है। आगे क्या होता है? 1670 में क्या होता है? अब 5 साल बाद की बात है, 65 से 70 की बात हो रही है। इन्होंने सूरत का किला क्या किया? दोबारा जीता, क्योंकि ये हार चुके थे अब पुरंदर की संधि में, तो इनसे सारे के सारे किले क्या हुए थे? छिन गए थे, क्योंकि 35 में से 23 किले छिन चुके हैं ना, तो सूरत का ये सारे के सारे छिन चुके होंगे। तो 35 किले जब छिने हैं तो इन्होंने फिर से क्या किया? 1670 में सूरत का किला दोबारा जीता। और 1670 में ही इन्होंने क्या किया? ये जो आपका सिंहगढ़ का किला है ये भी इन्होंने जीता, फिर से जीता, क्योंकि दोबारा जीता होगा, क्योंकि हार गए थे, 23 किले देने पड़े थे। और ये जो सिंहगढ़ है इसी का पुराना नाम आपका क्या है? कोंडाना है। क्या नाम है इसका? पुराना नाम इसका है कोंडाना। आगे बढ़िए, शिवाजी का प्रशासन देखिए शिवाजी के प्रशासन में क्या खास बात थी। शिवाजी का जो प्रशासन था वो अष्टप्रधान, उसमें एक चीज़ थी, क्या थी? अष्टप्रधान
इनके प्रशासन में एक मतलब जैसे कि नहीं होती परिषद होती है वैसी होती थी। इसे शिवाजी का मंत्रिमंडल कहा जाता था। ये अष्टप्रधान क्या थी? शिवाजी का मंत्रिमंडल था। अब इसमें अष्टप्रधान में कौन कौन से पद थे आप लोग देखिए। देखिए पहला जो पद था वो पेशवा का पद था। पेशवा बोलते हैं प्रधानमंत्री को, जो इनका प्रमुख होता था, शासन का प्रमुख। तो ये क्या था, जो पेशवा था ये शासन का प्रशासन का सबसे प्रमुख पद था, जिसके पास सारी की सारी जिम्मेदारियां होती थी। एक तरीके से चाहे सेनापति की हो किसी की भी हो, सारी जिम्मेदारियां होती थी। हालांकि सेनापति के लिए अलग आपका एक डिपार्टमेंट होगा, अलग आपका पद होगा, लेकिन इसके पास सारी की सारी जिम्मेदारियां होती थी। नेक्स्ट क्या है आपका सरे नौबत। ये सरे नौबत क्या है? सरे नौबत को ही सेनापति बोला गया है। क्या बोला गया है? सेनापति, जिसको सैन्य प्रधान मतलब सेना का प्रधान होता था ये। और तीसरी जो चीज़ है दोस्तों क्या है? तीसरी चीज़ क्या है? मामुआदार। मामुआदार क्या होता है? अमात्य। मामुआदार क्या होता है? अमात्य। ये अमात्य क्या होते हैं? अमात्य आप लोगों को पता होंगे, ये राजस्व के लिए आपके क्या होते हैं, एक तरीके से इनको लगाया जाता है। राजस्व मंत्री होते हैं, तो आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो अमात्य किया करते थे। नेक्स्ट आपका क्या है? बाक्यानवीस। ये बाक्यानवीस भी इनका एक पद है जो कि अष्टप्रधान में होता है। अब ये बाक्यानवीस क्या होते हैं? ये एक तरीके से गुप्तचर वाले होते हैं। सूचना और गुप्तचर विभाग जो होता है वो आपका बाक्यानवीस उनको कहलाता है। उनका जो अध्यक्ष होता है वो बाक्यानवीस कहा जाता है। एक आपका और होता है शुरूनबीस। ये शुरूनबीस क्या है? ये जो पत्राचार नहीं होता है ना, पत्राचार जो होता है मतलब एक तरीके से लेखा जोखा, पत्र इधर से उधर ट्रांसफर, जैसे कि एक तरीके से डाक व्यवस्था। तो डाक व्यवस्था का जो एक तरीके से विभाग था वो आपका शुरूनबीस के पास था। तो इसका अध्यक्ष कौन था? शुरूनबीस था। नेक्स्ट आपका क्या है? दबीर एक होते थे, दबीर। सुमंत क्या कहते थे उनको? सुमंत कहते थे। और इनका जो काम होता था, ये विदेश मंत्री होते थे। इनको विदेशों से डील करना रहता था। विदेशों से डील बोले तो एक दूसरे के, जैसे कि मराठा साम्राज्य था उसी टाइम पे मैसूर साम्राज्य भी था, तो इनके बीच में जो एक तरीके से संधियाँ या कुछ भी होता था तो ये सारी के सारी विदेश मंत्री देखता था, सुमंत देखता था, दबीर देखता था। और एक पद इनके काल में था, इनके टाइम पे था, क्या था? अष्टप्रधान में क्या था? सदर हुआ करता था। सदर, सदर को क्या कहते थे? पंडिता राव कहते थे। और ये पंडिता राव क्या होता था? दान और धार्मिक विभाग वाला जो कार्य होता था वो आपका सदर किया करते थे। सदर मतलब एक अध्यक्ष होता था, सदर उसका नाम क्या होता था? अध्यक्ष। जैसे अध्यक्ष बोलते हैं ना, तो उस टाइम पे उसको सदर बोला करते थे, जो दान विभाग का कार्य देखता था और धार्मिक कार्य देखता था। अब एक होता था न्यायाधीश। क्या होता था? अष्टप्रधान में ये इनके क्या थे? 8 आपके क्या थे? पद थे। 8 आपके इंपोर्टेंट आपके क्या थे? मंत्री थे। तो न्यायाधीश ये न्याय विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था, न्याय विभाग का प्रमुख। तो ये 8 आपके अष्टप्रधान है, इसको आप याद रखना। ये शिवाजी का क्या है? अष्टप्रधान है। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे देखते हैं शिवाजी की सेना कैसी थी। देखिए शिवाजी की जो सेना थी उसमें क्या क्या था। शिवाजी की सेना में एक तो आपका पागा सेना होती थी, एक आपकी सिलेदार होती थी, एक आपकी पैदल सेना होती थी। अभी जो पागा सेना है वो आपकी स्थायी घुड़सवार होते थे, और जो सिलेदार है उसमें अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे, और जो आपका पैदल सेना है उसमें पैदल ही सेना होती थी। अब शिवाजी की राजस्व व्यवस्था को देख लीजिए। तो हमने शासन व्यवस्था भी देख ली जिसमें अष्टप्रधान था, हमने सेना भी देख ली जिसमें 3 तरह की आपकी सेना, पागा सेना, सिलेदार और आपकी क्या है? पैदल सेना। अब जो राजस्व व्यवस्था है शिवाजी की, देखिए इसमें कर क्या है, मतलब कौन कौन से कर थे। तो एक तो आपका सरदेशमुखी कर था, एक आपका कौन सा था? चौथ कर था, और एक इनकी क्या थी? मापन व्यवस्था थी। मापन व्यवस्था थी, तो माप के लिए क्या इस्तेमाल करते थे। देखिए सरदेशमुखी जो कर था वो आपका क्या था? आय का 10वां भाग, यानी 1/10। आय का 10वां भाग होता था। आय का 10वां हिस्सा आपका क्या कहलाता था? सरदेशमुखी कहलाता था। और जो चौथ था आपका, ये आपका क्या था? आय का चौथा हिस्सा 1/4, मतलब कि 25% जो आपका था वो आपका चौथ था। और मापन के लिए इन्होंने क्या किया था? रस्सी की जगह काठी और मानक घड़ी का प्रयोग इन्होंने शुरू किया था। रस्सी की जगह काठी व मानक घड़ी का प्रयोग इन्होंने शुरू किया था माप के लिए। अब नेक्स्ट देखिए शिवाजी के जो उत्तराधिकारी आते हैं उनके बारे में देखिए। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी, हालांकि हम इसको मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी के साथ पढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको वहाँ पे मैं रिकॉल करा दूंगा। ये सारी चीज़ें कराना ही पड़ेगा मुझे, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रहे हैं आप। तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे संभाजी थे।
इनके बेटे थे, और इनके बेटे राजा राम भी थे, और शिवाजी द्वितीय एक होते हैं, और एक आपके कौन होते हैं, शाहूजी महाराज होते हैं। अब देखिए जो संभाजी महाराज हैं ये कौन थे, इनको सेकंड छत्रपति बोला गया है, और इनको थर्ड आपका छत्रपति बोला गया है, और इनको आपका क्या है, शिवाजी को छत्रपति क्या बोला है, फोर्थ, और इनको क्या है, फिफ्थ छत्रपति। ये मतलब सारे के सारे क्या हैं, शिवाजी के बाद जितने भी आते हैं वो क्या आते हैं, छत्रपति ही कहलाते हैं। और इसके छत्रपति के बाद में आपके कौन आते हैं, फिर पेशवा पद आने लगता है। पेशवा पद इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपका प्रधानमंत्री का पद है वही आपका किंग का रूप ले लेता है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके छत्रपति हैं, संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय, और क्या है, शाहूजी महाराज। अब इनके बारे में जानिए। देखिए जो संभाजी थे इनका कार्यकाल 1680 से लेके आपका क्या था, 1689 तक रहता है। अब ये 1680 से लेके 1689 तक रहता है। अब 1689 तक क्यों रहता है, क्योंकि 1689 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और ये पॉइंट मैंने इसमें नहीं डाला है, मैं इसको पॉइंट को ऐड करा दूंगा कि शिवाजी की मृत्यु कब हो जाती है, ऐड कर दूंगा मैं इसको। तो 1689 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, शिवाजी की मृत्यु कब हो जाती है, 1689 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये शायद पॉइंट मैंने पढ़ाया था आपका, कहाँ पे पढ़ाया था, औरंगजेब की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था कि शिवाजी की मृत्यु, शिवाजी को औरंगजेब के सामने लाया जाता है, और वहीं क्या है, औरंगजेब इसको कैद करा देता है, और फिर शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शायद कराया था या नहीं भी कराया है तो मैं इसमें ऐड करा दूंगा। तो 1689 तक, 1689 में मतलब 1680 में क्या है, शिवाजी की मृत्यु होती है, और 1689 में क्या है, ये संभाजी क्या है, उस शासन पे आ जाते हैं। और ये जो संभाजी हैं इनके बाद आपका जो राजा राम है वो आपके 1689 से लेके 1700 तक आपके शासन पे रहते हैं। और शिवाजी द्वितीय जो हैं वो 1700 से 1707 तक रहते हैं। और शिवाजी जो शाहूजी महाराज हैं जिनको छत्रपति बोलते हैं, छत्रपति फिफ्थ बोलते हैं, वो 1707 से लेकर 1749 तक रहते हैं। देखिए इनका टाइम पीरियड में लिख के लाया हूँ। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो संभाजी थे इनकी माता का नाम साईबाई था, और जो राजा राम थे इनकी माता का नाम सोयराबाई था। तो ये दोनों क्या थे, आपके शिवाजी के पुत्र ही थे। अब जो ये आपके शिवाजी द्वितीय हैं ये आपके क्या हैं, देखिए ये आपके माता ताराबाई के पुत्र हैं। इनकी माता क्या है, ताराबाई, और ये ताराबाई कौन है, राजा राम की पत्नी। मतलब आप समझे होंगे, इनकी पत्नी ताराबाई थी, ये ताराबाई के बेटे आपके कौन थे, शिवाजी द्वितीय थे। और क्या है नेक्स्ट आपका, ये जो आपके शाहूजी महाराज हैं ये संभाजी महाराज के बेटे हैं। मतलब इनके बेटे आपके कौन है, ये आपके कौन है, इनके बेटे हैं। तो आगे मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो इनको एक शेड्यूल में रखूंगा, जिससे आपको और भी अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत, तब मैं इसको पढ़ाऊंगा। अब ये जो संभाजी थे, संभाजी क्या थे, ये संभाजी के बेटे तो आपके साहूजी थे ही। और साहूजी के बाद में आपके कौन आते हैं, राजा राम के पुत्र आपके रामराज आते हैं। कौन आते हैं, रामराज, जो ताराबाई का पोता होता है। कौन होता है, ताराबाई का पोता होता है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए दोस्तों, अब इनकी एक एक डिटेल देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, छत्रपति संभाजी का जो हमने पढ़ा अभी देखा था, तो ये 1680 में बैठते हैं शासन पे, और 1689 में इनकी डेथ हो जाती है। तो देखिए इन्होंने क्या क्या किया था। इनके पिता शिवाजी महाराज थे, इनकी माता साईबाई थी, और इनके जो सलाहकार थे, सलाहकार कवि थे, वो कौन थे, कवि कलश थे, उनका नाम ही था कवि कलश। इनकी जो रचनाएं हैं किसकी, संभाजी महाराज की जो रचनाएं हैं वो आपकी कौन सी हैं, एक तो इनकी रचना है बुद्ध भूषण, और एक आपकी इनकी रचना है नखशिख। तो ये इनकी दो क्या हैं, रचनाएं हैं। एक आपकी क्या है, बुद्ध भूषण है, और एक आपकी क्या है, नखशिख। ये इनकी दो रचनाएं हैं। आगे देखिए, औरंगाबाद का किला इन्होंने जीता, जीता क्या, लूटा था किन्होंने, आपका छत्रपति जो संभाजी महाराज हैं इन्होंने औरंगाबाद का किला आपका लूटा था। और हुसैन अली को हराया था इन्होंने। किसको हराया था, हुसैन अली को। 1669 में औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी, और शिवाजी ने जो अष्टप्रधान बनाई थी उसको संभाजी ने क्या है, उस अष्टप्रधान को खत्म कर दिया था। और संभाजी के बेटे कौन थे, साहूजी थे, मैंने अभी बताया था इनके बेटे साहूजी थे। इनको क्या किया था, औरंगजेब ने कैद में रख लिया था, इन्हें औरंगजेब ने अपनी कैद में रखा था। और कैद में जो रखा था
इसके बाद क्या हुआ था, इनको रिहा कौन करता है? रिहा मैंने बताया था मुअज्जम इनको रिहा करता है। जब मैंने मुग़ल काल में मुअज्जम के बारे में पढ़ा रहा था, बहादुर शाह के बारे में पढ़ा रहा था, तब मैंने बताया था मुअज्जम ने इनको रिहा भी किया था, शाहूजी महाराज को। अब देखिए छत्रपति जो राजा राम है उनके बारे में देख लीजिए। ये 1689 से 1707 तक रहते हैं। इनके भी पिता शिवाजी थे, लेकिन इनकी माता कौन थी? सोहराबाई थी। और इनकी जो पत्नी थी वो ताराबाई थी राजा राम की। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? सतारा थी। देखिए शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी, इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो सतारा बनाई थी। और इसके बाद जो छत्रपति आते हैं वो शिवाजी द्वितीय आते हैं। 1700 से 1707 तक इनका शासन रहता है। और 4 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? ये शासन पे आए थे। कौन? आपके सेकंड जो शिवाजी हैं, इनकी उम्र सिर्फ मात्र 4 वर्ष थी, और 4 वर्ष की उम्र में ये शासन पे आ गए थे। और इनके पिताजी राजा राम थे, और इनकी जो संरक्षिका थी, इनकी माता थी, इनका नाम ताराबाई था। तो इनकी संरक्षिका इनकी माता हुआ करती थी, इनका नाम ताराबाई था। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य जो था वो ताराबाई के अधीन था। किसके अधीन था? ताराबाई के आपका क्या था? अधीन था। जो मराठा साम्राज्य था वो ताराबाई के अधीन आ गया था। कब? 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उस टाइम पे इन्हीं के आपका अधीन आपका मराठा साम्राज्य होता है। अब देखिए नेक्स्ट, छत्रपति शाहूजी महाराज जो कि संभाजी जी के बेटे थे। तो इनके बारे में देखिए, ये संभाजी के बेटे थे। और क्या था? 1707 में कैद से रिहा इनको कंसिडर कर दिया था। मुअज्जम ने इनको क्या किया था? कैद से रिहा कर दिया था। और ये मुअज्जम ही बहादुर शाह जफर था, और ये मुअज्जम ही बहादुर शाह था। ये मुअज्जम ही आपका क्या था? शाह आलम प्रथम था। कौन था? शाह आलम प्रथम था। तो आगे देखिए इनके बीच में फिर उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं, संधियाँ जब औरंगजेब से हुई थी वो टूट जाती हैं। फिर इनके क्या होते हैं? आपस में युद्ध होते हैं, गृह युद्ध इनका होता है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। और ये जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, संभाजी मतलब शाहूजी महाराज जो इनके बेटे मतलब संभाजी के बेटे शाहूजी और आपका क्या है? ताराबाई के बीच में आपका ये युद्ध होता है। अब 1749 में छत्रपति शिवाजी मतलब जो छत्रपति जो रामराज हैं वो आपके क्या हैं? छत्रपति बनते हैं, शासक पे आते हैं, शासन पे आते हैं। फिर क्या होता है? ताराबाई का पोता बनता है। ताराबाई का पोता आपका क्या है? देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, 1749 में छत्रपति जो बनता है वो रामराज बनता है। कौन बनता है? रामराज, जो कि ताराबाई का पोता होता है। अभी मैंने पीछे भी बताया था, ताराबाई का पोता आपका रामराज होता है जो छत्रपति के शासन पे आता है, यानी कि शासक बनता है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली थी दोस्तों। तो अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।